हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एमसीक्यू। इससे पहले मैं इस चैप्टर के आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसका वन शॉट करवा चुका हूँ, इसके नोट्स दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो भैया देख लो, पेपर बिल्कुल पास आ चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा यार, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। और साथ में अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है फिजिक्स के रिगार्डिंग तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई मैं कर देता हूँ, ठीक है? टाइम निकाल के रिप्लाई हो जाएगा। ओके, चलिए तो एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है? देखो यार, पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, उसको कनेक्ट किया गया है जैसा कि फिगर में शो किया गया है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज दिस, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी। देखो यार, हमें एक चीज़ पूछी गई है कि आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है। क्या बताना है? आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है। मतलब चार्ज के लिए हम ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। अच्छा, वी कौन सा यूज़ करना है? क्या हमें वी ये यूज़ करना है? जी नहीं, हमें देखना होगा ना इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, क्योंकि ये और ये पैरेलल में है। ओके, तो हम या तो यहाँ का निकाल लें या यहाँ का निकाल लें, बट यहाँ का आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यार बैटरी लगी हुई है, तो जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस केस में। सो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। सो हम इसके केस के लिए निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब वी अगर निकालना है तो आप लिखोगे आई आर, है ना? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, वो लिख लेंगे। लेकिन आई कितना है वो भी देखना होगा। तो आई कैसे निकलेगा? टोटल वोल्टेज इज 2.5। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना? इसका 2 ओम है, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो ये कैसे निकलेगा यार? पैरेलल नहीं, मतलब देखो, ये और ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, लेकिन कैपेसिटर ऑफर कर रहा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ ये सर्किट बचा और ये हो गया आपका सीरीज के अंदर, ठीक है? सो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 2 प्लस 0.5, क्योंकि 0.5 कौन है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो दिस विल बी कितना? 2.5 अपॉन में 2.5। सो आपके पास आएगा आंसर इज 1 एम्पियर। कितना आंसर आएगा? 1 एम्पियर। बट आंसर ये करंट का आया है। करंट का आ गया, चलो तो 1 एम्पियर इंटू इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं वोल्टेज, क्योंकि यार इसके अक्रॉस जो होगी वही इसके अक्रॉस हम मान सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है? सो इसलिए 2 ओम के अक्रॉस क्या आएगी वोल्टेज की वैल्यू? 2 वोल्ट आ गई। अब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी कितना दे रखा है? 4 माइक्रो, और साथ में वी इज़ 2, तो कितनी वैल्यू बनी? 8 माइक्रो कूलम बनेगी, क्योंकि ये चार्ज है। क्या बनेगी? कूलम बनेगी, मतलब ये चार्ज है। सो आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगी? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगी, वो आप लोगों को बताना है। तो क्या यार, ध्यान से देखना, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है, मतलब यू इसका ज़ीरो होने वाला है। ओके, और साथ में ये कहाँ जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने वाला है। क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने वाला है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज की, वो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी चार्ज की वो कैसी होगी भाई? वो डिक्रीज होती जाएगी। देखो ना, डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो फील्ड है मतलब जो चार्ज है वो फील्ड के अलोंग मूव करेगा। समझ गए ना? अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि हमें बताया नहीं गया कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा। भाई जहाँ पे मान लो पॉजिटिव नहीं बताया, मतलब नेगेटिव नहीं बताया, हम उसको पॉजिटिव ही मानते हैं ना। तो यहाँ पे जब बोला ही नहीं है कि वो किस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है, हम मान रहे हैं कि इसके अलोंग ही जा रहा है, ठीक है? तो अलोंग जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो ये कॉमन सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है? सो आप बोलोगे डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्या बोला गया है इसके अंदर? यहाँ पे आप लोगों को कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस दे रखी हैं और एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करा जाता है ए से बी पे। तो आपको बताना है यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है कि किस में कौन सा काम होगा, बराबर होगा या एक में ज़्यादा या दूसरी में तीसरी में। ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है? तो ध्यान से देखो यार, ए से बी पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कितना? आप बोलोगे ए से बी, ये कितना है? 20, ये कितना है? 40। तो ये हुआ
40 और 20 में डिफरेंस हो गया 20 का। ठीक है, अब कहाँ पे कहाँ बोल रहा है भाई, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, तो ये 50 का है, ये कितना है 30 का है, तो 50 माइनस 30 इज़ 20। अब ये और ये के बीच में ये कितना है 40, ये कितना है यहाँ पे 20 है, तो 40 माइनस 20 इज़ 20। तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, तो आप बोलोगे कि सेम ही होगा, वर्क डन इज सेम इन फिगर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। एक चार्ज स्फीयर है और वो कैसा है, कैसा चार्ज है, इन्होंने नेगेटिव नहीं बोला तो इसका मतलब हम पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं इसको। कैसा बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं बेटा जी। ठीक है, ओके, और ये कितनी वोल्टेज रखता है, 100 वोल्टेज रखता है। देखो यार, यहाँ पे दो स्टेटमेंट बोली गई है कि पहली स्टेटमेंट है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये बात ठीक होती है कि हाँ यार अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होने वाला है। ठीक है, दूसरा ये 0 जब होता है तो क्या इफेक्ट करता है, E इज इक्वल टू माइनस dv/dr, तो सुना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से dv निकालूँ तो वो 0 आएगा, तो इसका मतलब चेंज कोई नहीं आ रहा है, मतलब v कांस्टेंट ही रह रहा है। और ये कब हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, बट जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो पहली की वजह से है। ठीक है, तो हम बोलेंगे S1 भी ट्रू है, S2 भी ट्रू है, और S1 इज़ द कॉज ऑफ सेकंड। जो सेकंड में हो रहा है कारण वो S1 की वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। ये तो सिंपल है यार, क्या होगा, स्फीयर ही होने वाला है। क्या होने वाला है, स्फीयर होने वाला है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली स्फीयर। नेक्स्ट, ये चलो इसका सोल्यूशन पहले से ही तुम्हारे पास है, लेकिन मैं पूरे का पूरा सोल्यूशन तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो यार। ठीक है, मतलब ये चीज़ क्या शो कर रही थी, ये चीज़ ये शो कर रही थी कि खुद से क्वेश्चन पहले तैयार किए गए हैं, है ना। ये नहीं है कि चलो यार बस करवा दिए तुम्हें क्वेश्चन। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो किससे बना है, दो डाइलेक्ट्रिक से बना है जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। वन ऑफ द ब्लॉक हैज़ थिकनेस दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। मतलब सारी चीज़ें बता दी उसने कि एक की थिकनेस d1 है, एक की d2 है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है और एक का k2 है। तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा गया है दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d। मतलब इसको पूरी एक कैपेसिटर के तरह भी सोचा जा सकता है जिसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस d है। ठीक है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। देखो यार सिंपल सी बात है, ये एक प्लेट है, उसके बाद ये स्लैब आ गई है, और उसके बाद ये फिर से स्लैब। इसका मतलब यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, ये वाला ये कैपेसिटर, ये और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में, बोला भी इन्होंने खुद। तो सीरीज में, तो इसका मतलब अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो हम ऐसे लिख सकते हैं C1 अपॉन में C1 प्लस C2, है ना। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं C1 लिखना चाहता हूँ तो C1 कैसे लिखूंगा, C1 मतलब फर्स्ट वाला एक कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे उसने डाइलेक्ट्रिक खुद से बोल दिया तो K1 भी लिखेंगे और उसकी सेपरेशन भी लिखेंगे। फिर A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन में D2 हम लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे, तो A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन में D1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन में D2 हम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, देखो यार ऊपर तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसा ही रख देते हैं, रख दिया। अब नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे D1 होगा, यहाँ पे D2 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लेता हूँ, अंदर आएगा K1 D2 प्लस यहाँ पे आएगा K2 D1। इतना समझ में आया। मतलब D1 से D1 ये D1 D2 कट रहे हैं, D1 D2 से D1 D2 कट रहे हैं। तो आप लोगों के पास बचा क्या, आपके पास बचा कि जो कैपेसिटेंस सीरीज में है वो कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर K1 K2 अपॉन में अच्छा ये भी तो कट कर सकते हैं हम, अभी मैं बता देता हूँ। A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो गया K1 D2 प्लस में K2 D1 हो गया। इतना समझ में आया। इससे ये कट कर दो तो CS की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब सीरीज़ की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आप लोगों के पास दिस।
इतनी आई, बट उन्होंने के की वैल्यू पूछा है और ये बोल दिया कि अगर हम कंप्लीट को देखें तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस में d2 है। तो इसका मतलब सी एस को ऐसे लिख सकते थे यार, टोटल तो यही है, उसने खुद ही बोला लास्ट लाइन के अंदर। चलो तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, ये कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे हो गया d1 प्लस में d2। तो ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, के की वैल्यू कितनी बच रही है भाई, के की वैल्यू है k1 k2, यहाँ पे होगा d1 प्लस d2 और नीचे कितना होगा k1 d2 प्लस k2 d1। क्लियर हुआ? हाँ जी, फटाफट से बताइए तो ये किसका ऑप्शन है, k1 k2 कहाँ पे है, k1 k2 ये रहा, d1 प्लस d2 नीचे सभी का वही वही, तो आंसर जो होगा वो सी होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यार ये वही प्रिपरेशन कर रखी है ना, सर ने प्रिपरेशन कर रखी है, ऐसे और भी हैं क्या, पहले ही चेक कर लेते हैं, नहीं है वो प्रिपरेशन में जो कर रहे थे हम। देखो इसमें क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बतानी है। देखो यार कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय में V, ठीक है, और Q मतलब चार्ज की कैपेसिटेंस यूनिट होती है C। V क्या होता है, W बाय में Q, वर्क डन बाय में चार्ज, तो वर्क डन जूल, चार्ज नीचे तो वो चला गया ऊपर, तो ये हो गया स्क्वायर। नहीं समझे कि V क्या होता है, W बाय में Q होता है या नहीं होता है, तो इसकी जूल क्योंकि वर्क इज एनर्जी और चार्ज की Q C, तो वो रखा, आंसर आ गया दिस। तो आंसर कितना हो आप लोगों के पास, तीसरे का बी हो चुका है। नेक्स्ट बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड डिस्टेंस, यार सिंपल है कि आपको एक कैपेसिटेंस बतानी है किसकी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी होगी। इसमें सिंपली क्या होता है कि ये एक कैपेसिटर जिसकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और टोटल चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच में डिस्टेंस डी है और इनका सेपरेशन ए है। यहाँ पे अभी के लिए कौन है, वैक्यूम है, यहाँ पे अभी के लिए कौन है, वैक्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, पाँचवें में भी हम यही यूज़ कर सकते हैं। देखो यार मैं कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, पहले ऑप्शन से देखें, पहला ऑप्शन इन्होंने बोला इंक्रीजिंग द चार्ज, चार्ज से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चार्ज के तो इंडिपेंडेंट है। डिक्रीजिंग द प्लेट एरिया, अगर मैं प्लेट एरिया को डिक्रीज कर दूं तो कॉमन सी बात है सी डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज तो हुआ ही नहीं। इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं फिर भी ये डिक्रीज होगा, इसका मतलब डिक्रीज द प्लेट सेपरेशन, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन इज कौन सा, ऑप्शन इज कौन सा भाई साहब, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस 1 नैनो एफ, मतलब नैनो फैराड, मतलब 10-9। द प्लेट सेपरेशन इज देन ट्रिपल्ड एंड ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड कंप्लीटली फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। एज ए रिजल्ट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज टू 3n। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कितना, मतलब ये के की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे कि के की वैल्यू कितनी होने वाली है। सबसे पहले यार पहले जब एयर फील्ड थी, जब एयर का केस था, तो आप सिंपली उस केस में सी की वैल्यू कितनी लिखोगे, आप बोलोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, ये लिखोगे और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 नैनो फैराड है, यही है ना। अब वो बोल रहा है द प्लेट सेपरेशन इज देन ट्रिपल्ड, मतलब डी को ट्रिपल कर दिया गया है। तो अब नई कैपेसिटेंस बताओ, एंड ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट कर दिया गया, ओके। तो इसका मतलब ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, नीचे 3d हो गया, मतलब सी डैश की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, यहाँ पे हुआ के और यहाँ पे हुआ 3, तो ये कितनी है, ये तो पुरानी है, ये कितनी है, पुरानी है, तो ये हुआ सी के और ये हुआ 3। अब सी डैश कितना है, सी डैश उसने खुद बोला कि 3 नैनो है, तो यहाँ पे 3 हुआ, इसके साथ नीचे से ये वाला 3 इधर चला गया, इधर सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 हुई, के की वैल्यू कितनी हुई, के की वैल्यू हुई बेटा जी 9। क्लियर है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया तुम्हें, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हुज वैल्यू इज दिस, मतलब आपको एक कैपेसिटेंस दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, चार्ज्ड बाय द बैटरी जिसकी वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट। आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड। फॉर्मूले क्या होते हैं, हाफ
CV²। क्या इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कर सकते हैं यार, क्योंकि कैपेसिटेंस दे रखी है। हाँ, कैपेसिटेंस दे के कर सकते हैं। तो हाफ, मुझे लगा था तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा। 3 फॉर्मूले होते हैं ना, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे C = Q/V होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? Q, मान लो C = Q/V है, अगर मैं रखूँगा Q तो वो बन जाएगा QV भी बन जाएगा, हाफ QV भी बन जाएगा। ठीक है, चलो तो इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। हाफ C की वैल्यू इज़ 10, 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी है? 100, उसका स्क्वायर हो रहा है तो एक बार और लिख दो। ठीक है, तो ये हुई आप लोगों के पास, 2 ने 10 को कट किया तो 5 हो गया, और यहाँ पे आ गया 10⁻⁻6 + 4, तो ये बनेगा 0.05 जूल बनने वाला है, क्योंकि -6 + 4 इज़ -2, -2 मतलब 100 नीचे लग रहा है 5 के, तो 0.05 बन गया। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया आप लोगों को, जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस, मतलब आर दिया हुआ है 9 मीटर। तो तुम्हें पोटेंशियल पूछा जा रहा है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल =KQ/R लगा देते हैं। K इज़ वट 9 × 10⁻⁹, और Q की वैल्यू कितनी है? चार्ज दे रखा है 100 माइक्रो, नीचे 9, तो 9 से 9 कट चुका है, हमारे पास बनेगा 10 के ऊपर 9 है, 2 ये हो गए तो 11 हो गए जाएंगी, -6, मतलब 10, 11 में से 6 चला गया तो 5 रह गया। ठीक है, और ये वोल्टेज है तो वोल्ट आ गया। ठीक है, ये होगा हमारे पास आंसर भाई साहब, समझ आया? चलो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस इज दिस सेंटीमीटर, क्या होगी? मतलब V की ही बात कर रहा है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो, अब बोल रहा है Q अब पता नहीं है कितना है, किसकी बात कर रहा है, बट उसका Z उसने बता दिया, तो हम यहाँ पे ZE लिखेंगे, नीचे R लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो V, K की वैल्यू इज़ 9 × 10⁻⁹, Z की वैल्यू इज़ कितनी? 50, इंटू E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। नीचे हम लिखेंगे R कितना है? रेडियस, स्फेयर है ना, तो रेडियस जितना, डिस्टेंस वही होगा ना, तो 9 × 10⁻⁻13, बट ये सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसके नीचे 100 लगाएंगे और वो 100 चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 9 से 9 कट हो गया। हाँ, और 1.6 × 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 80 लिख सकते हैं। ठीक है, 1.6 और 50 को 80 लिख दिया, बाकी कौन बचा? 10⁻⁻19 और +9 है, तो ये -10 बचा, प्लस में हम इसको जोड़ लें 2, तो ये कितना हुआ? 80 × 10⁻⁻8, मतलब 8 × 10⁻⁻7, नीचे -13 है वो ऊपर आ गया, नीचे -13 वो ऊपर आ गया, कर लेना वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 8 × 10⁻6 प्लस का 6, क्योंकि 13 में से 7 जा रहा है तो 6 बनेगा, 7 और 6 13 होता है, या बोलो 6 और 7 13 होता है। ठीक है, चलो तो आपके सामने आंसर है और हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू स्टोर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम विद ए पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो यार, सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C = Q/V। इन्होंने बोला हाउ मैनी, इतने कैपेसिटर पैरेलल में कैसे कनेक्ट करें। पैरेलल में मतलब डायरेक्ट जुड़ते हैं, मतलब C1 + C2 C3 ऐसे बोल सकते हैं, और ये एक ही तरीके के कैपेसिटर को बोल रहा है, तो इसका मतलब हम इसकी कैपेसिटेंस को N बोल सकते हैं, N × 1 माइक्रो ऐसे बोल सकते हैं, = Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, नीचे बोल रहा है 110 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा N = 1/110, यहाँ पे बना 10⁻⁻6, क्योंकि नीचे की तरफ आ चुका है। अब इसको ऊपर की तरफ कर दो, 10⁻6 ऊपर गया, तो मतलब ये 6 बार 0 लग गई, नीचे हुआ दिस, ये इसने कट किया। डिवाइड करके देख लेना, आंसर यही बनेगा, डिवाइड करके देख लेना बेटा, आंसर यही बनेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, पैरेलल बोला है उसने। पैरेलल में क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 + C3 होती है ना, तो इसलिए मैंने N को यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, और जितनी वैल्यू के वो बोल रहा है वो भी वो रख दिया उसको, कितनी वैल्यू के बोल रहा है? 1 माइक्रो के बोल रहे हैं, तो 10⁻6 कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ चार्ज Q, स्टोर्ड एनर्जी इज W। मतलब
एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C है और चार्ज कितना है Q है, उस टाइम पे वो जो एनर्जी रखता है ना, वो एनर्जी है कितनी उसकी W। ठीक है, मतलब आप देखो एनर्जी के फॉर्मूले क्या होते हैं, हाफ CV² होता है। चलो अगर मैं C की जगह वैल्यू रख दूं तो ये क्या होगा, हाफ QV, और यहाँ पे V का स्क्वायर है तो ये इससे कट, मतलब हाफ QV बन जाएगा। कितना बन जाएगा, हाफ QV बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे Q की वैल्यू भी रखनी है तो CV² तो हो ही गया है, मतलब अब मैं इसको Q² बाय 2C भी लिख सकता हूँ, Q² बाय 2C भी लिख सकता हूँ, क्योंकि V की वैल्यू कितनी बनेगी, V की वैल्यू कितनी बनेगी, V की वैल्यू बनेगी Q बाय में C। देखो अगर मैं V की वैल्यू रखूँ तो Q बाई में C बनेगी, तो अगर यहाँ पे रखूँगा तो ये Q² बाय 2C ही बनने वाला है। ठीक है, ये क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इन्होंने यार जिक्र किसका किया है, कैपेसिटेंस और Q का ही जिक्र किया, तो मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मतलब अभी के लिए जो इन्होंने कंडीशन दिया वो ये है कि पहली बार में जो एनर्जी है वो W है। अब वो बोल रहा है इफ़ द चार्ज इज़ इंक्रीज टू 2Q, कि अगर चार्ज को हम क्या कर दें, 2Q कर दें, तो 2Q कर दें तो ये स्क्वायर होगा इसका, और ये होगा 2C, नीचे वैसे का वैसी, तो ये होगा 4Q² बाय में 2C। तो ये तो पुरानी एनर्जी है भाई साहब, W है ना, ये तो पुरानी एनर्जी है जिसको W बोला है, तो 4W इज़ द आंसर। 4W जो होगा वो हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, 4W जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। कट मत कर देना, कट मत कर देना, नुकसान हो जाएगा, फिर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि क्या था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, ये तो फिक्स होती है यार, सीधा याद कर लेना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है एयर की वो याद कर लेना, डायरेक्ट तुम्हें आ जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। भाई डाइपोल मोमेंट नीचे वॉल्यूम, तो ये क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पढ़ा होगा तुमने मेरे साथ या किसी भी टीचर के साथ तुमने पढ़ा ही होगा, अगर ये चैप्टर अच्छे से कर रखा है। नेक्स्ट, you are traveling in a car during a thunderstorm in order to protect yourself from lightning. What would you prefer to remain in the car, take shelter under a tree, get out and be flat on the ground, touch the nearest electric pole? तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी होगी है ना, उसमें क्या होता था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो क्या करती है कि जो चार्ज आता है मतलब उससे प्रोटेक्ट करती है हमें एक तरीके से। ठीक है, मतलब चार्ज आएगा, चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो हमें हार्म कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमने उसमें पढ़ा था यार कि बारिश अगर हो रही है, बिजली अगर कड़क रही है, तुम गाड़ी के अंदर हो, तुम क्या करोगे, गाड़ी में ही रहोगे या किसी शेल्टर पे चले जाओगे या लेट जाओगे, क्या करोगे भाई। सबसे बढ़िया होता है कि कार के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम कर रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें बचाएगी, बिजली से बचाएगी, जो वो कड़कती है ना बिजली, उससे बचाएगी कि हाँ यार तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगी वो। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना होगा, रिमेन्स इन द कार होना होगा, मतलब वहीं पे रहना होगा जहाँ कार में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C ए मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ध्यान से सुनना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, एक मेटल शीट को इंसर्ट कर दिया जाता है बिटवीन द प्लेट्स पैरेलल टू देम। इफ़ द थिकनेस ऑफ द शीट इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस विल बी। तो गया, मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी के लिए हम इसकी कैपेसिटेंस C मान रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस को C लिख दें, कितना A एप्सिलॉन नॉट बाय में D लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ A है। हमने अभी ये माना है, अब ये खुद बोल रहा है किसके अंदर हमने क्या किया, एक मेटल शीट को इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स हमने एक मेटल शीट को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, और वो जो इंसर्ट की है कैसे की है, पैरेलल टू देम, इनके पैरेलल ऐसे की है। इफ़ द थिकनेस ऑफ द शीट इज़ हाफ द सेपरेशन, मतलब कि जो थिकनेस है वो कैसी हो, जो सेपरेशन हमने शुरू में माना D उसके हाफ है, कर दी है, हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका मतलब यार ये एक जो हमने प्लेट बनाई थी, ये एक प्लेट बनाई थी, इनके बीच में हमने वो शीट रखी है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, D/2, मतलब चौड़ाई कितनी है, D/2। तो इसका मतलब इधर कितनी रहेगी, D/4 रहेगी। ठीक है, और इधर कितनी रह गई, D/4 रह गई। यस और नो, यस और नो, फटाफट से बताओ यार कितनी रहेगी, D/4 रहेगी। अब ध्यान से देखना सभी, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है
कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी ए मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स पैरेलल टू देम इफ द थिकनेस ऑफ द शीट इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस विल बी। तो ये तो दो की तरह आ गया ना कि भाई एक कैपेसिटर ये आ गया, एक कैपेसिटर ये आ गया। तो इसका मतलब पहले की अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूँ, अगर मैं पहले की कैपेसिटेंस लिखूँ तो पहले की कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाएगी? तो आप लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट डी, डी की वैल्यू कितनी है? डी बाई 4 यहाँ पे हुई, तो 4 चला गया ऊपर, 4 चला गया ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया डी। C2 अगर लिखूँ मैं यहाँ की तो आप बोलोगे ये भी वही है, 4 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। अब ये दोनों कैसे हैं यार? दोनों सीरीज में तो हैं, देखो ना, ये दो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, फिर ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मेटल शीट आने से ये दो कैपेसिटर बन चुके हैं और दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में है तो कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई, 4 ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 4। अच्छा, इस ए एप्सिलॉन नॉट डी को क्या लिख लो? सीधा ही सी लिख लो ना, क्योंकि पहले शुरू में यही था। चलो इनको मैंने सी लिख दिया कि आ गया सी इंटू 4C अपॉन में 4 प्लस 4। तो ये कितना हुआ? 16C का स्क्वायर, नीचे हुआ 8C, सी से सी ये कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, तो 2C आ गया आप लोगों के पास आंसर। सो ये होगा आंसर। क्लियर है? सिर्फ सोचने का तरीका है कि जब मेटल शीट उन्होंने रखी है, मेटेलिक शीट, उस शीट के रखने से क्या हुआ है भाई साहब, वहाँ पे आप लोगों के लिए वो पैरेलल प्लेट की तरह काम कर रहा है। कितनी थिकनेस की है वो भी उसने बता दी है, कितनी थिकनेस की है वो भी उसने बता दी है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस डी बाई 2 है, सी इज इक्वल टू 2C करना चाहते हैं। व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। यार जब भी कैपेसिटर पैरेलल में लगे हो, जब भी कैपेसिटर कैसे लगे हो? पैरेलल में लगे हो, तो उनसे क्या होता है कि उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं, मान लो ये पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं है, सीरीज है। पैरेलल कैसे है? ऐसे कि ये एक पैरेलल कनेक्शन बना दिया हमने ऐसे। तो इनमें सब में क्या चीज़ कांस्टेंट है यार? इन सब में V कांस्टेंट है। यहाँ पे V सेम है, यहाँ पे V सेम, पैरेलल में V सेम रहेगा। तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना भाई साहब, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, वो आप बोलोगे कि सेम है, मतलब सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, इसलिए कॉमन नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? अंडर वट कंडीशन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बिहेव एज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो यार, नॉन पोलर का मतलब क्या है कि जहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव क्या करे? कॉन्साइड करे। क्या करे? कॉन्साइड करे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि अगर हम ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर अलग कर दें, मतलब ऐसे बोलें, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो उससे क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एक तरफ भागेगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव एक तरफ भागेगा और इनके बीच में एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, मतलब एक डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है, अंडर वट कंडीशन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बिहेव एज ए पोलर इलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, नन ऑफ द। यार स्मॉल से क्या पता ये मूव ही ना करे, स्मॉल फील्ड से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, इनके सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की जरूरत पड़ेगी और वो भी बाहर से फील्ड लगाना होगा। सो आप लोग बोलोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सटर्नल फील्ड, आप लोग बोलोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सटर्नल फील्ड बोलोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ऑन द सरफेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। सिंपल होती है, देखो E इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस dV बाय में dr होता है। अगर मुझे dV ज़ीरो करना है, वो कब हो सकता है? जब E की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर dV ज़ीरो होगा तो उसका मतलब V कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, V कांस्टेंट रहने, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया भी है पहले, है ना? इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया भी है। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्जेस, एक की वैल्यू दी है 10 माइक्रो कूलम और एक की वैल्यू दी है -10 माइक्रो कूलम, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, जिनकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है सिस्टम की, तो सिंपल है, कैसे करें? देखो पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्ज के लिए निकालनी हो तो अब क्या करोगे? K Q1
Q2 अपॉन में R। बट यहाँ पे ना K को पूरा ओपन कर दो, K को पूरा ओपन कर दो, क्योंकि हमें ऐसे लिखना होगा, इसको ध्यान से देखना। U इज इक्वल टू 1/4πε0, जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो लिख लेंगे साथ में 80। अब Q1 लिखो, Q2 लिखो, डिस्टेंस लिखो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, U इज इक्वल टू Q1 Q2, मतलब एक है 10 इंटू 10⁻⁻6, दूसरा है -10 इंटू 10⁻⁻6। फिर नीचे की तरफ हम लिखेंगे, देखो 1/4πε0 की वैल्यू तो लिख लेते हैं सीधा, 9 इंटू 10⁻9। 80 उसने खुद दे रखा है, और 2 सेंटीमीटर है तो उसके लिए 100 नीचे लगाएंगे और 100 चला जाएगा वो ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, पहले इधर शिफ्ट कर लो तुम, पहले इसको थोड़ा सा इधर। तो जो सेंटीमीटर का 100 है वो हमने यहाँ पे लगा दिया भाई साहब, ठीक है। ओके, अब 0 से 0 कट कर दो ये। ओके, और क्या चीज़ कट करना चाहते हो आप लोग? ये 2 से ये 10 कट कर दो तो 5 हो गया। तो ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा -5 इंटू 9, है ना। -5 इंटू 9, 9 ही होगा ना। 9 इंटू 10⁻9, नीचे 80 भी दे रखा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो यार, ये 9 और ये 2, 11 हुए, है ना। ये 11 हुए ना, तो ये हो गया 10⁻11 -12। नीचे आप लोगों के लिए कितना है? 8 है। नीचे आप लोगों के लिए कितना है? 8 है। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 1 मिनट, कुछ गलती तो नहीं करी ना? एक क्यू की वैल्यू कितनी है? 10, दूसरे की 10। ओके, 10 और 10 लिख दी। उसके बाद 1/4πε0 की वैल्यू हमने 9 इंटू 10⁻9 लिख दी है। आर की वैल्यू इज़ 2 है। के की वैल्यू उन्होंने खुद 80 दे रखी है, ये भी हो चुका है। चलो देख लेते हैं अब करके। अब ये बनेगा आप लोगों के पास कितना है? u इज़ इक्वल टू -45 इंटू 10⁻1, नीचे हुआ 8। तो इसको डिवाइड करो कितने से? 45 को डिवाइड कर दो आप लोग सीधा सीधा 80 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि -10 को नीचे ले जाओ तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.5625, 0.5625, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, और ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। 0.5625 लिखना चाहते हो लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिराइव्ड यूजिंग, सिंपल है यार, गॉस लॉ से। क्योंकि जो गॉस लॉ है वो क्लोज सरफेस के साथ वैलिड होता है, जिनकी कोई भी शेप एंड साइज हो सकती है, ठीक है। तो आप बोलोगे गॉस लॉ, ठीक है। क्या बोलोगे? गॉस लॉ बोलोगे। नेक्स्ट है, 2 प्लेट्स हैव नेट चार्ज दिस कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल ऑफ दिस, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, क्या होगा? देखो यार, C इज इक्वल टू है Q/V, ठीक है। 2 प्लेट हैं, दोनों के ऊपर जो चार्ज है, एक के ऊपर 70 पिको है, मतलब 10⁻12 आ जाएगा आप लोगों के पास, और एक के पास -70 है पिको में ही। कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल, सीधा सा लिखो यार, हमें अगर कैपेसिटर का चार्ज देखना होता तो पॉजिटिव प्लेट को देखते हैं। तो यहाँ पे 70 P लिखा, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे? V की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। तो इसने इसको कट किया, ठीक है। और ये कितना बनेगा? 7 के नीचे 2 है तो 3.5 बनेगा, और C और V तो फैराड बनेगा, P को उसके साथ में चल ही रहा है। तो आंसर कितना आने वाला है? ये आने वाला है भाई साहब, ठीक है। तो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करे हैं, ठीक है। किसी को कोई इशू आए तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है। इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा MCQ नहीं बन सकते, तो जितने MCQ बन सकते थे एग्जाम्पलर के मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं, एंड आई होप कि सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला यार कि आप लोगों के 70 में से 70 दिलवाने हैं, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा दिया वन शॉट में, पूरे सिलेबस के आप लोगों को नोट्स दे दिए हैं, पूरे सिलेबस के आपको चीट नोट्स दे दिए हैं, फॉर्मूला शीट दे दी है। PYQ एक बार लाइव क्लासेस में करवा चुका हूँ, अब अपने चैनल पे भी रिकॉर्डेड आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों की डिमांड के लिए। पढ़ो, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।